नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरावत क्लासेस में। आज का विषय बुद्धि, अधिगम और बुद्धि की विशेषता, प्रकार, हार्वर्ड गार्डनर। कई एक चीज़ें जैसे देख लेते हैं एक बार। बुद्धि के संप्रत्यय, बुद्धि की विशेषता, बुद्धि प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, कैटल का सिद्धांत, बुद्धि लब्धि का, है ना। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, संवेगात्मक बुद्धि, शिक्षण अधिगम बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता, अर्थ और आधार। इतने सिलेबस है जो आज कवर करेंगे। एक तरीके की मैराथन लेकर चलेंगे, है ना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। बुद्धि का परिचय। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन बोलचाल भाषा में काफ़ी करते हैं। तेजी से सीखना, समझना, स्मार्ट यानी कि याद करना, तार्किक मतलब तर्क करना, चिंतन मतलब उसका चिंतन, थिंकिंग आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। सभी सामान्य व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का मुख्य कारण है। मतलब सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता, जो उनका योग्यता और मानसिक क्षमता होती हैं, उनके आधार पर ही वे कार्य करते हैं और वही इतना ही सोच पाते हैं। बुद्धि अमूर्त है, यानी कि जो दिखती नहीं है, बुद्धि दिखती नहीं है। अमूर्त मतलब दिखती नहीं है, परंतु बालक के विकास में महत्वपूर्ण घटक है। विद्यार्थी का सभी प्रकार का विकास बुद्धि से इसलिए संबंधित है क्योंकि यदि हम सीखना बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि के स्वरूप के विषय में मनोवैज्ञानिकों में बहुत अधिक मतभेद है। बुद्धि के विषय में मनोवैज्ञानिकों में बहुत अधिक मतभेद हो गया है क्योंकि लोगों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा में 5 भागों में बांटा है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से भाग हैं। बुद्धि सार्वभौमिक योग्यता है, मतलब कि ये रही बुद्धि जो कई डायमेंशन में सोचती है, तो ये सार्वभौमिक होगी। सीखने की योग्यता, अगर सीखोगी उतनी योग्यता। अभियोजन की योग्यता, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। जितना अनुभव होगा उससे ज़्यादा आप उससे ही ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। सूक्ष्म चिंतन की योग्यता, मतलब छोटी बुद्धि है और चिंतन की योग्यता ज़्यादा कर सकते हो, है ना। चलिए दोस्तों आगे। अभियोजन की योग्यता स्टर्न ने परिभाषा दी है। स्टर्न ने बुद्धि व्यक्ति के नवीन आवश्यकताओं से अपने विचारों को चेतन रूप से अभियोजित करने की सामान्य क्षमता है। बुद्धि जो है व्यक्ति अपने नवीन आवश्यकता यानी छोटी आवश्यकताओं से अपने विचारों को चेतन रूप से अभियोजित करने में सामान्य क्षमता है, छोटी सी क्षमता है। वर्ड ने इसमें तर्क दिया है। बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अभियोजित होने की क्षमता है। बुद्धि जो है अपेक्षाकृत, जो अपेक्षा करते हैं, नवीन परिस्थितियों में अभियोजित होने की क्षमता है। सीखने की योग्यता क्या होता है, परिभाषा बकिंघम ने दिया है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, जो जितना सीखोगे उतना ही बुद्धि का डेवलपमेंट होगा। गाल्टन ने बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति कहा है। सूक्ष्म चिंतन की योग्यता, विनय कहते हैं कि ठीक से निर्णय लेना, समझना और तर्क करना ही बुद्धि के आवश्यक कार्य हैं। मतलब विनय कहते हैं, साइमन विनय जो कहते हैं, वो कहते हैं ठीक से निर्णय लेना और समझना और तर्क करना बुद्धि के आवश्यक
कार्य हैं। टर्मन ने यही अपना तर्क दिया है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें कि वह अमूर्त चिंतन करने की योग्य है। एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जो बिना देखे उसका चिंतन, यानी अमूर्त मतलब बिना जो दिखता नहीं उसे अमूर्त कहते हैं, और बिना देखने चिंतन करने की योग्यता टर्मन कहते हैं। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, इसकी परिभाषा जो कथन दिया है मैकडूगल ने, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्तियों को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। बुद्धि जो है जन्मजात प्रवृत्तियों को अपना जो अतीत जो बीता हुआ समय अनुभव करना प्रकाश में सुधारने की योग्यता है, और जो सामने अब चल रहा है उसमें सुधारने की योग्यता है बुद्धि। सब ने अपना अपना तर्क दिया, इसलिए सभी मनोवैज्ञानिकों में मतभेद अभी तक हैं। सार्वभौमिक योग्यता परिभाषा वुडवर्थ ने कहा है, बुद्धि की व्याख्या के 4 तत्वों से की जा सकती है, जो कि इस प्रकार हैं। अतीतों के अनुभवों का प्रयोग, जो हमारे इतिहास पुराना उनको अनुभव करना और प्रकाश में लाना। यही नवीन परिस्थितियों से समायोजन, जो नई नई हमारी परिस्थितियां हैं उनसे समायोजन एडजस्टमेंट करना और उसे निपटना, यही हमारी बुद्धि का कार्य है। परिस्थितियों को समझना, जो हमारी परिस्थिति है उसको समझेंगे हम बुद्धि के द्वारा, वो बुद्धि है। कार्यों को विशाल दृष्टिकोण से देखना, कार्य जो हैं उनको बड़े आकार में देखना, ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि की परिभाषाओं में वस्तुतः पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि ये सभी एक बात को कहने की विभिन्न विधियां हैं। उदाहरणार्थ आदि किसी व्यक्ति ने अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है तो वह अपने वातावरण से सामंजस्य कर सकती है और अपने कुछ समस्याओं का समाधान भी कर सकती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगर बिना देखे किसी का चिंतन करता है तो उसे संबंधों को समझने की योग्यता हो सकती है, उसे अपने संबंध जो हैं उसे समझने की योग्यता हो सकती है। यदि वह संबंधों को समझ लेता है तो उसमें सीखने की योग्यता भी अच्छी होगी। बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि योग्यता से व्यक्ति अपने को वह दूसरों को समझता है। बुद्धि की विशेषताएं इस प्रकार है कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जो है जन्मजात योग्यता है, और बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में मदद करती है। जो बहुत सी बातें हैं उनको सीखने में मदद करती है। यह व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। जो अमूर्त हमें दिखता नहीं उसको चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन समस्याओं को सरल बनाती है। जो कठिन समस्याएं होती हैं उनको सरल बना देती है, और यह व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने व उससे लाभ उठाने की क्षमता देती है। यह व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में समन्वय करने का गुण प्रदान करती है। जो नई परिस्थितियां जो आती हैं उनसे निपटने में गुण प्रदान करता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों प्रभाव पड़ते हैं। जो हमें जन्मजात और हमारे पर्यावरण दोनों प्रभाव पड़ते हैं। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देता है। सत्य क्या, गलत क्या, सही क्या है, बुरा क्या, भला क्या है, नैतिक में क्या है, अनैतिक कार्यों में क्या, सब में अंतर करने की योग्यता है। बुद्धि के प्रकार हैं। बुद्धि गैरट के 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, जो कि निम्न प्रकार है। सामाजिक बुद्धि जो समाज के द्वारा ग्रहण की जाती है उसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। मूर्त बुद्धि जो हमें दिखता है उसे मूर्त कहते हैं, और जो अमूर्त जो हमें नहीं दिखता उसका अनुभव करते हैं हम, वो अमूर्त बुद्धि कहलाता है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं मूर्त बुद्धि क्या है। इस बुद्धि में यांत्रिक वैज्ञानिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों व मशीन के कार्य में विशेष रुचि लेता है, यानी कि दिखता है। जैसे मूर्त बुद्धि वाला कारीगर होगा, मैकेनिक होगा, इंजीनियर, औद्योगिक कार्य, ये हमारे मूर्त जो हमें दिखता है। अमूर्त बुद्धि क्या होगा? जैसे
इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जो व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। जैसे वकील का कार्य वकील है लेकिन उसका कार्य हमें नहीं दिखता। डॉक्टर है लेकिन वो डॉक्टर है, उसका कार्य डॉक्टरी करना है। दार्शनिक वो अपना दार्शनिक। चित्रकार साहित्यकार, ये हमारे अमूर्त कार्य बुद्धि जो है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन बुद्धि होती है ना। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि में संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला, समाज में लोगों के आपसी संबंधों को जानने वाला होता है। जैसे सामाजिक बुद्धि वाला यंत्री होगा, व्यवसायी होगा, कूटनीतिक जैसे राजनेता जो अपनी बातों में फंसा के आपको बेवकूफ़ बनाया कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, हमको वोट दें, फलाना ढिमाका करके ना बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं ना। फिर उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखते, उसे सामाजिक बुद्धि कहता है। सामाजिक बुद्धि। इसके बाद गतिविधि जो है, जोड़ी मिलाएं किस प्रकार से बुद्धि में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है। चलो इसकी जोड़ी बाद में मिलाएंगे, पहले इसके सिद्धांत पढ़ लें। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के स्वरूप की पूर्ण रूपेण व्याख्या करने व उसे समझने के लिए बुद्धि के कई सिद्धांत सहायक है। मनोवैज्ञानिकों का शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि बुद्धि की व्याख्या करने हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप बुद्धि के कई सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित हैं, जिसमें से बहुआयामी सिद्धांत निम्न हैं। बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत को भी देखते हैं। बहुखंडीय बुद्धि थ्रस्टन के द्वारा दिया गया कि सिद्धांत विस्तृत यानी बहुत बड़ा सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि कई प्रारंभिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। कई यानी प्रारंभिक प्री योग्यताओं से मिलकर बनी है। उन्होंने बुद्धि के स्वरूप को जानने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों पर 56 मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि निम्न 7 योग्यताओं का मिश्रण है। वो भी देख लेते हैं। संख्या योग्यता और शाब्दिक शब्द वाला, स्थानिक जैसे किसी आर्किटेक्चर, वो स्थानिक बुद्धि। शब्द प्रभाव योग्यता, तर्क वाला, स्मृति याद, जो मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण जो सामने रखे योग्यता की जाए वो होता है। चलिए ये भी देखते हैं आगे। ये सभी 7 क्षमताएं अथवा योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इसमें यह सहसंबंध नहीं है। थ्रस्टन का मत है कि किसी विशेष कार्य करने में, जैसे गणित के एक कठिन प्रश्न को समझना, साहित्य का अध्ययन करना आदि में उपर्युक्त मानसिक योग्यताओं के संयोजन की आवश्यकता होती है। यह मानसिक योग्यता प्रारंभिक व सामान्य है, क्योंकि उसमें उनकी आवश्यकता किसी न किसी मात्रा में सभी जटिल बौद्धिक कार्यों में पड़ती है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। गिलफोर्ड के सिद्धांत में त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय जो एक्टिव हो, विषय वस्तु जो अपनी पुस्तक यानी कि कोई किताब हो, वो भी उत्पादन जो प्रोड्यूस। चलिए एक करके पढ़ लेते हैं। सक्रिय से तात्पर्य कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। किसी दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है। गिलफोर्ड ने सक्रिय के आधार पर मानसिक क्षमताओं के 5 भाग किए। मूल्यांकन, अभिसारी और चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति यानी मेमोरी, संज्ञान, कॉग्निटिव। चलिए मूल्यांकन जो होता है कि हमें पढ़ाने के बाद, जैसे आप लोगों को पढ़ाया, उसके शास्त्र के बाद आप लोगों से परीक्षा ले लिया, मूल्यांकन कर लिया गया, आप ये हो गया। अभिसारी जो होता है, अभिसारी जैसे ये ऐसे। चलो आप लोग अपसारी पहले बताते हैं। अपसारी जो होता है एक पॉइंट से रखकर जो सार्वभौमिक सोच हो उसे अपसारी कहते हैं, और यही इसका उल्टा कर दिया जाए तो अभिसारी हो जाएगा। स्मृति यानी मेमोरी याद करना, संज्ञान जो
सोच के द्वारा रिजल्ट आना। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को सही शिक्षा पर उसके गुण पर दोष बताए हुए एक लेख लिखने को कहा जाता है, तब उपयुक्त 5 मानसिक क्रियाओं में मूल्यांकन की संक्रिया होते पाई जाएगी। उसी तरह किसी व्यक्ति को ईंट का असाधारण प्रयोग बताने को कहा जाए, तब निश्चित रूप से अपसारी चिंतन का सक्रिय होगा। यही है विषय वस्तु विमा। चलिए, आकृति अंतर्वस्तु जिसका कोई आकार हो, जैसे ये प्रतीक मतलब चिन्ह, सिंबल, शाब्दिक जो शब्द हो, है ना, व्यवहारिक जो हमारे व्यवहार के द्वारा। नीचे पढ़ते हैं, इससे मालूम चल जाएगा टोटल। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या 3 विमाओं के आधार पर की है, जैसे ये और एक ऊपर से 3 आधार पर किया। प्रत्येक विमा में कई कारक हैं। सक्रिय विमा, 5 विषय वस्तु विमा और विमा 4 कारक व उत्पादन विमा में 6 कारक। इस तरह बुद्धि के कुल मिलाकर 120 कारक होंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर के सिद्धांत को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा गया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी हो, एकांकी नहीं होता है, यानी एकीकृत नहीं होता है, इसका बहुकारकी होता है। उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि में 6 तरह की क्षमताएं बुद्धि सम्मिलित होती हैं। ये क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन के लिए अलग अलग यह 6 प्रकार की निम्न होती हैं। भाषीय बुद्धि होती है, जो जैसे भाषा वकील वाला, वसीम जो वकील होते हैं, अपनी बातों में फंसा के बात करते हैं। भाषीय बुद्धि होगी। तर्क, गणित, जो तर्क अपने तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क पर बात करते हैं। स्थानिक, स्ट्रक्चर, जो अपने मकान जो देखा नहीं है, प्लॉट देख लिया, बता दिया ऐसा वैसा ऐसा आपका मकान बनेगा, यहाँ पे लैट्रिन, यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे मकरा, यहाँ पे कमरा यानी कि कमरा, यहाँ पे आपका बाथरूम, ये रहेगा। अमूर्त में ही सब पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। शारीरिक गति जो होता है कि जो अपने हाथ पैरों के द्वारा गति मतलब कार्य की जाए, उससे ये बुद्धि होती है। संगीतिक, जैसे गायक, उसमें ये बुद्धि होती, लता मंगेशकर वगैरह। व्यक्तिगत बुद्धि, भाषिक बुद्धि इस तरह की बुद्धि में वाक्यों व शब्दों की बोध, शब्दावली, शब्दों के भी संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें भाषा के विभिन्न प्रयोगों के संबंध में संवेदनशील, जैसे कवि, पत्रकार, वकील वगैरह, वो भी होते हैं। तार्किक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, जैसे इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता और गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के संबंधों की पहचान की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ऐसी बुद्धि के तर्क लंबी श्रृंखलाओं का उपयोग करने की क्षमता होती है, जैसे वैज्ञानिक, गणित वगैरह, गणितज्ञ जो होते हैं, वो तर्क बुद्धि होती है। स्थानीय बुद्धि, ऐसे स्थानीय बुद्धि के मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता, स्थानीय कल्पना शक्ति आदि होती है अतः संसार को सही ढंग से देखने की क्षमता व अपने प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों का पुनर्निर्माण करना, परिवर्तित करना आदि सम्मिलित होता है। जैसे मूर्तिकार, जहाज चालक आदि स्थानीय बुद्धि भी होता है। मूर्तिकार जैसे शारीरिक गति, इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति व नियंत्रण रखने की क्षमता, वस्तुओं को सही ढंग से घुमाने व उनका उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित है। इस प्रकार की बुद्धि नर्तकी, व्यायामी यानी डांसर वगैरह, जिनमें अपने शरीर की गति का पर्याप्त नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ इस तरह की बुद्धि की आवश्यकता क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी और न्यूरोसर्जन, शिल्पकारों आदि में अधिक होती है, क्योंकि इन वस्तुओं का प्रयोग प्रवीण पूर्वक करना होता है। संगीत बुद्धि जो होती है, इसमें लय, ताल के प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है तथा अर्थलय, ताल के गायन के प्रति उदार चढ़ाव, संवेदनशील आदि इस प्रकार के होते हैं। बुद्धि के भाग, यह बुद्धि संगीत,
देने वाली गति ज्ञाने वालों से अधिक होता है। व्यक्तिगत बुद्धि में 2 तत्व होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक जो है वो होता है जो अपने के बारे में, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जानना। अंतर्वैयक्तिक दूसरों के बारे में जानना, उसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। यही लिखा है टोटल, आप ध्यान ना। अच्छा, कैटल का सिद्धांत। कैटल के बुद्धि के 2 तत्व हैं। अनिश्चित बुद्धि, जिसमें GI कहते हैं, जर्नल फैक्टर। निश्चित बुद्धि से GC, ऐसा ही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। निश्चित बुद्धि जो होती है, अनिश्चित बुद्धि है वह है जिसके विकास और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। फलतः ये बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। निश्चित बुद्धि के विकास वह अनुभवों, शिक्षा, संस्कृति यानी वातावरण प्रभाव पड़ता है। यह उन सभी व्यक्तियों की एक ऐसी होती है जो कि समान वातावरण में रहते हैं। कैटल के अनुसार इन 2 तत्वों को भी तत्व विश्लेषण द्वारा अनेक तत्वों में विभाजित किया जाता है। आजकल इस सिद्धांत पर आधारित कई अनुसंधान हो रहे हैं, जैसे निश्चित बुद्धि का तत्व खोजा जा रहा है। बुद्धिलब्धि। जर्मनी के मनोविज्ञानी स्टर्न ने विनय के मानसिक आयु संबंधी सिद्धांत से मानसिक लब्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाद में टर्मन ने इसका उपयोग बुद्धिलब्धि या IQ के रूप में किया है। किसी भी व्यक्ति को जो भी प्रतिभा प्राप्त होती है उसकी मात्रा को बताने वाली संख्या बुद्धिलब्धि कहलाती है। अर्थात व्यक्ति के पास बुद्धि की कितनी मात्रा है वह उसकी बुद्धिलब्धि। और बुद्धिलब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु, वास्तविक आयु भाग दिया जाता है और 100 से गुणा की जाती है। इसका सूत्र प्रयोग किया था, मानसिक आयु गुणा 100 निकला है। बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण जो टर्मन के द्वारा किया जाए वो भी देख लेते हैं। 140 से 169 था। अति उत्कृष्ट, और ये 120 से 39 उत्कृष्ट, 110 से 119 सामान्य से ऊपर, 90 और 109 सामान्य, 80 और 89 सामान्य से नीचे, 70 और 79 हीन बुद्धि की सीमा रखना, 60 से 69 आलप बुद्धि, 50 से 59 मूर्ख बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ और 0 से 24 जड़ बुद्धि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी क्लास हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आप लोगों को परीक्षण के बारे में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लिया करें, है ना।